Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation the Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोग क्या बात कर रहे हैं एग्जैक्टली हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है. चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में. जब हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हम जो खाना खाते हैं जो हमारे ओरल कैविटी में आता है, ओरल कैविटी में उस पर सलाइवा एक्ट होता है और जब वो खाना ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है तो उस खाने पे अब गैस्ट्रिक जूस एक्ट होगा. ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस में क्या बन जाता है, लास्ट दो लेक्चर में हमने सीखा हुआ है कि गैस्ट्रिक जूस जब भी फूड स्टमक के अंदर आता है गैस्ट्रिक जूस उस खाने पे वर्क करता है और एक्ट होने के बाद अब बनता है काइम. काइम क्या है? काइम इज अ सेमी सॉलिड पार्शली डाइजेस्टेड फूड. एकदम क्लियर है सबको? इतना सबको क्लियर है. फिर हमने आखिरी वीडियो में सीखा था कि ये जो काइम होता है जो पार्शली डाइजेस्टेड है वो अब एंटर करता है डिओडिनम में. कहाँ एंटर करता है? डिओडिनम में एंटर करता है. डिओडिनम में एंटर करने के बाद उस पर 3 जूस वर्क करते हैं. पहला जूस होता है पैंक्रियाटिक जूस और दूसरा होता है बाइल. बाइल का एक्शन और पैंक्रियाटिक जूस का क्या एक्शन होता है वो हमने अपने आखिरी वीडियो में सीखा हुआ था, मतलब वीडियो नंबर 24 में सीखा हुआ था. अब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का आज का ये जो वीडियो है इट इज़ अ लास्ट वीडियो और इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कैसे किया जाता है विथ रेफरेंस टू इंटेस्टाइनल जूस. मतलब हमारा जो काइम है उस पर अभी पैंक्रियाटिक जूस वर्क कर चुका है. आखिरी लेक्चर में हमने इमल्सिफिकेशन या बाइल का एक्शन भी बताया था. एकदम मैच होना चाहिए, आपका नोट्स अच्छे से लिखा होना चाहिए और जो मैं इस समय आपको बता रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके थोड़े समय के लिए उनको आप देख भी सकते हैं या फिर रिवाइज कर सकते हैं और फिर हम अब आगे जाते हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, और ये जो लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन है दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन परफॉर्म करता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर. चलो तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आप ये देखिए कि इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं. तो सबसे पहला मैंने आपको हमेशा बताया है और हमेशा इस बात को याद रखना, अगर आप एंजाइम्स को याद करना चाहते हैं तो एंजाइम की कैटेगरीज को याद कीजिए. ये एंजाइम्स कौन सी कैटेगरीज में है इसको समझने की कोशिश कीजिए. तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज है. ये जो तीन एंजाइम्स है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली कैटेगरीज में आते हैं. देन यहाँ से लेके यहाँ तक ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाली कैटेगरीज में आते हैं. ये लिपिड को कैटेगरीज डाइजेस्ट करते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं. यस सर, एग्जैक्टली. सो हमेशा जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको आप याद करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कैटेगराइजेशन करना अच्छे से सीखेंगे, है ना. ये जो कंपोनेंट है इंटेस्टाइनल जूस ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया हुआ है. इट जस्ट रिवीजन, आप देख लीजिए. प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में एंट्रोकाइनेज आता है. हाँ, ये वही एंट्रोकाइनेज है जो हमने सीखा था कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है. आप बिल्कुल सही समझे, ट्रिप्सिनोजन पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, बिल्कुल सही. एंटेरोकाइनेज है, अमीनोपेप्टिडेज है, डाइपेप्टिडेज है. ये जो तीनों कैटेगरीज होती हैं ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं. या देन देयर इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम. आपको याद होगा कि हम लोगों ने माउथ में, फिर हम लोगों ने पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया है. स्टार्च अब डाइजेस्ट होके माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है, आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो गया है. तो अब उस डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है. लैक्टोज इज अ मिल्क कार्बोहाइड्रेट. मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको लैक्टोज बोलते हैं. सो माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डेक्सट्रिनेज, ये जो सेकेंड कैटेगरी है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं. देन देयर इज अ इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स होगा. इस बात को आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी अमाइलेज नहीं है. अमाइलेज सलाइवा में पाया जाता है. यस सर. अमाइलेज पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है. यस सर. लेकिन अमाइलेज इज नॉट गोइंग टू बी फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस. ये पहली चीज आप लिख लीजिए.
आप ये बात लिख लीजिए, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिए प्लीज ना यार, लिखो ना, लिखो ना। इंटेस्टाइनल जूस डू नॉट कंटेन अमाइलेज। लेकिन अमाइलेज कहाँ पाया जाता है ये भी आपको समझना होगा, लिखना होगा। आपने समझ तो लिया ही है ऑलरेडी। सलाइवा के द्वारा अमाइलेज प्रोड्यूस किया जाता है, यस सर। एंड देन देयर इज अ पैंक्रियाटिक जूस में भी अमाइलेज आता है। लेकिन ये जो लाइपेज है, लाइपेज, ये लाइपेज जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस में भी आता है और ये इंटेस्टाइनल जूस में भी आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अमाइलेज भी दो जगह आता है, लाइपेज भी दो जगह आता है। लाइपेज कौन सी दो जगह पाया जाता है? पहली जगह होती है पैंक्रियाटिक जूस और दूसरी जगह होती है इंटेस्टाइनल जूस। अमाइलेज भी दो जगह पाया जाता है, एक होता है पैंक्रियाटिक जूस और दूसरा होता है सलाइवा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना। यस सर। आप ये इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है जब आपको पता चलता है कि कैटेगरी कैसे हो रही है, कौन चीज़ कहाँ पाई जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं पाई जाती है, तो आपका माइंड है ना वो इससे डेवलप होता है। तो इस चीज़ पे जरा आप ध्यान से फोकस कीजिएगा। फोकस कर लिए हैं ऑलरेडी, मैंने बता दिया है। अब हमको क्या करना है इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हमको ये जो सारे एंजाइम्स है इनका फंक्शन क्या होता है वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यस सर। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टमक के अंदर काइम बनता है, लेकिन इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो काइम नहीं काइल बनता है। तो हम लोग लास्ट में काइम और काइल दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। सो एवरीबडी नो एंट्रोकाइनेज का फंक्शन क्या है, तो हम लोग फटाफट लिखना चालू करते हैं। नंबर 1, एंट्रोकाइनेज ये होता है, वो एंजाइम होता है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये बात हमने बता दी है तो हम सेम चीज को अब रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लिख लेते हैं एंट्रोकाइनेज activate trypsinogen into trypsin. सुपर्ब वर्क, सुपर्ब एक्सप्लेनेशन। अब हम मूव ऑन करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 हम लोग बात करने वाले हैं अमीनो पेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज। ये एंजाइम, दोनों एंजाइम क्या करते हैं? आपको मालूम है कि हमारा जो प्रोटीन था, यस सर, हमारा जो प्रोटीन था वो पेप्टोन, प्रोटियोज और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया था। फिर पैंक्रियाटिक जूस ने भी उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया है। अब ये जो दोनों एंजाइम है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। So I think this part would be very very clear to you. Yes sir. So ये जो पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड्स, and there is a dipeptide. ये जो पेप्टाइड होता है दिस विल बी डाइजेस्टेड बाय अमीनो पेप्टिडेज, जो मैं यहां पे लिख देता हूं, अमीनो पेप्टिडेजेस, और वो उसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड्स में। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो डाइपेप्टाइड है ये अमीनो पेप्टिडेज है। अमीनो पेप्टिडेज मतलब वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो प्रोटीन को अमीनो एंड से डाइजेस्ट करेगा। जब आप फ्यूचर में प्रोटीन सीखेंगे तो प्रोटीन में हमेशा आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये जो प्रोटीन होता है, यहाँ पे अंडरस्टैंड, ये आप रेड रिबन में लिख लीजिए ऊपर, ये जो प्रोटीन होता है इट विल ऑलवेज हैव 2 एंड्स। प्रोटीन में 2 एंड्स होंगे, 2 एंड्स। यस सर। एक एंड को हम अमीनो टर्मिनल बोलते हैं और दूसरे को हम कार्बोक्सी टर्मिनल बोलते हैं। तो ये प्रोटीन हो गया, इस एंड को हम बोलेंगे अमीनो एंड,
और इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिल एंड, कार्बोक्सी एंड, ठीक है। देयर इज अमीनो एंड एंड देयर इज अ कार्बोक्सी एंड। अब आप ये समझ लीजिए, अगर मैं बोलता हूँ, देखो इंटेस्टाइन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है अमीनो पेप्टिडेज, और पैंक्रियाटिक जूस में आता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। दोनों में एक्शन में डिफरेंस क्या है? अमीनो पेप्टिडेज वो एंजाइम कहलाता है, अमीनो पेप्टिडेज वो एंजाइम कहलाता है किसी भी प्रोटीन को वो अमीनो एंड से एंड अमीनो जो एंड है वहां पे डाइजेस्ट करता है। यस सर, अमीनो पेप्टिडेज वो एंजाइम कहलाता है जो किसी भी प्रोटीन को अमीनो एंड पे ब्रेक कर जाता है, लेकिन डाइजेस्ट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, जो भी आपको बोलना है। लेकिन कार्बोक्सी पेप्टिडेज वो एंजाइम कहलाता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज वो एंजाइम कहलाता है जो किसी भी प्रोटीन को कार्बोक्सी एंड से डाइजेस्ट कर जाता है। बात समझ में आता है? इस बात को आप लिख लीजिए, अमीनो पेप्टिडेज अमीनो एंड पे वर्क करेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज कार्बोक्सी एंड पे वर्क करेगा। अमीनो पेप्टिडेज इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल जूस and carboxypeptidase is going to be produced by the pancreatic juice. Finish. Yes sir. I think this part is very very clear. Okay. आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं। अब ये डाइपेप्टाइड है ना, दिस इज द डाइपेप्टाइड, और ये जो डाइपेप्टाइड है यहाँ पे एंजाइम आएगा डाइपेप्टिडेज। डाइपेप्टिडेज इसका नाम इसका काम बताता, ये डाइपेप्टाइड की वाट लगाता, इसकी वाट लगते ही देखो अमीनो एसिड बन जाता। सो यहाँ पे डाइपेप्टिडेज है, ये डाइपेप्टाइड की वाट लगाएगा, मतलब इसको डाइजेस्ट करेगा और अमीनो एसिड बनाएगा। Here we go. अमीनो एसिड्स फॉर्म करेगा। आई थिंक दिस वर्क इज सुपर। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है। इस पार्ट को हमने कवर कर दिया है। यस सर। सो हम लोग यहाँ पे एक डॉट डॉट लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इंडिकेट दैट यहाँ पे पहली जो कैटेगरी है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ने अपना एक्शन कर दिया है। इसका मतलब प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो वो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, और वो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। ये माइंड में आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर आपने अंडे का प्रोटीन खाया हुआ है ना, अंडे का प्रोटीन खाया हुआ है, या आपने गेहूं का प्रोटीन खाया हुआ है, अब वो जो प्रोटीन है, अंडे का प्रोटीन है या गेहूं का प्रोटीन है, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आती है जो आपको समझ में आता है, सो पॉइंट नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। माल्टेज। माल्टेज वो एंजाइम कहलाता है, माल्टोस को डाइजेस्ट कर जाता है। जैसे ही माल्टोस डाइजेस्ट हो जाता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। सो ये है माल्टोस, और इस माल्टोस पे कौन वर्क करेगा? माल्टेज एंजाइम, और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को बनाएगा। यस सर। इट इज मस्ट टू राइट हियर कि इट इज अ माल्टेज एंजाइम। सुपर वर्क, यही माल्टेज है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यस सर, क्लियर है ना? वेरी गुड। देन वी मूव ऑन टू 5th रिएक्शन। 5th रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं। ये रिएक्शंस बच्चों को नहीं समझते हैं सचमुच में, तो आप एनसीईआरटी से मैच भी करते जाइए। हम आपको 1-2 रिएक्शन एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं जो ट्रूमैन से एलिमेंट्री बायोलॉजी जो बेसिक बुक आपको दी गई है वहाँ से रिफर करके बताया जा रहा है ना? ओके। नाउ ये आइसोमाल्टोज है ना? ये माल्टोज है, OAC एंड होता है, लेकिन यहाँ पे ASC होता है। ASC जब भी लास्ट में आता है वो एंजाइम कहलाता है ना? आगे चलो। तो ये जो आइसोमाल्टोज है वो माल्टेज के द्वारा डाइजेस्ट किया जाएगा। यस सर। एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अगेन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सुपर वर्क। तो ये सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन।
लैक्टेज के बारे में हम बात करेंगे लास्ट में। हम पहले सुक्रोज और डेक्सट्रिनेज के बारे में बात करते हैं ना। चलो देन नंबर 6 रिएक्शन सुक्रेज सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है। सुक्रोज क्या होता है? शुगर कैन का जो जूस है, शुगर कैन में जो शुगर पाया जाता है, जो शुगर आपके टेबल पे पाया जाता है, मतलब चाय के टेबल पे जो शुगर पाया जाता है, शाकर तुम ही बोलता, शक्कर बोलते हो, शाकर बोलते हो, यस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ सुक्रोज। हम उसको टेबल शुगर भी बोलते हैं, हम उसको कैन शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि वो शुगर कैन से निकाला जाता है। एकदम क्लियर है? थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिएक्शन नंबर 6, सुक्रोज। ये जो सुक्रोज है, इट इज गोइंग टू डाइजेस्टेड बाय सुक्रेज एंजाइम। आज शुक्रवार है, इसलिए हम लोग सुक्रेज पढ़ रहे हैं। यस सर, नथिंग लाइक दैट। आपको पता होना चाहिए कि जो माल्टोज होता है वो 2 ग्लूकोज से बना होता है, लेकिन जो सुक्रोज होता है वो किससे बना होता है? जो सुक्रोज होता है वो हमेशा, सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना होता है। सो हम लिखते हैं यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। I think this concept is very very clear. We move on to reaction number 7 पे हम move on करते हैं। डेक्सट्रिनेज के बारे में बात करते हैं। यस सर। सो डेक्सट्रिनेज वो एंजाइम कहलाता है, डेक्सट्रीन की वाट लगाता है। डेक्सट्रीन इज अ कार्बोहाइड्रेट। यस सर, आपके टीथ के ऊपर रहता है, जो भी आप वेजिटेबल खाते हो उसमें भी ये पाया जा सकता है। यस सर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ डेक्सट्रिनेज? यस सर। तो ये डेक्सट्रीन पे वर्क करता है। डेक्सट्रीनेज एंजाइम डेक्सट्रीन पे को डाइजेस्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेक्सट्रीन। एंड दिस डेक्सट्रीन विल बी डाइजेस्टेड बाय डेक्सट्रीनेज। हम यहाँ पे लिखते हैं डेक्सट्रीनेज, and it is going to form the, ladies and gentlemen, glucose बनाता है। so I just write here glucose। सुपर। मेरे ख्याल से आप हमको ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग लैक्टेज के बारे में बात करेंगे। बात करने के बाद ये भी सीखेंगे कि लैक्टेज हम लास्ट में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बीच में उसका नंबर था, है ना। चलो देन नंबर 8 इज कॉल्ड एज अ लैक्टोज। लैक्टेज वो एंजाइम कहलाता है, लैक्टोज की वाट लगाता है। जैसे ही लैक्टोज डाइजेस्ट हो जाता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दे जाता है। सो इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट। ये जो एंजाइम होगा दैट इज कॉल्ड लैक्टेज। मिल्क कार्बोहाइड्रेट इसको हम बोलते हैं। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप प्यार से लिख सकते हैं, शायद लोगों को भूल जाता है। इट्स मिल्क शुगर या मिल्क कार्बोहाइड्रेट, है ना। और ये केन शुगर है, या हम इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं। ये केन शुगर है या हम इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं। गुड़ है, शाकर है, शुगर कैन है, उसमें ये पाया जाता है ना। और लैक्टोज इज मिल्क कार्बोहाइड्रेट, मिल्क में पाया जाता है। यस सर। सो लैक्टेज लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा और ये बनाएगा ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज के साथ बनेगा गैलेक्टोज। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि लैक्टेज वो एंजाइम कहलाता है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, लैक्टेज वो एंजाइम कहलाता है, लैक्टोज की वाट लगाता है। मैंने ऐसा सुना है, लैक्टोज मिल्क शुगर कहलाता है। लैक्टोज की वाट लगते ही ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन गैलेक्टोज आपको मिल जाता है। इसी को हम डाइजेशन ऑफ लैक्टोज कह जाता है। यस, सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। अब ना ये जो मैमल होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग ना डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो वी टू चेंज द कलर। हम लोग कौन से कलर का भी लिख सकते हैं? वी कैन यूज द ब्लू कलर। ओनली ह्यूमन बीइंग कैन डाइजेस्ट लैक्टोज।
तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है लैक्टोज से रिलेटेड, और इसलिए हम इसको लास्ट में सीख रहे थे ताकि वो एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम यहाँ पे कवर कर दें। यस सर, चलो लिखते हैं। लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज इज डाइजेस्टेड बाय ओनली ह्यूमन बीइंग। डाइजेस्टेड बाय ओनली ह्यूमन बीइंग। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज एडवांस होता है, यस सर, लैक्टोज इज डाइजेस्टेड ओनली बाय ह्यूमन बीइंग। क्यों? बिकॉज हम लोगों के पास एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेज। ये वाला एंजाइम है। लैक्टेज एंजाइम की वजह से हम डाइजेस्ट करते हैं। सो लैक्टेज की वजह से हम ये डाइजेस्ट करते हैं। जैसे लेकिन जैसे जैसे इंसान की जो उम्र होती है, एज होता है, वो एडवांस होता है। एज द एज ऑफ ह्यूमन बीइंग एडवांस, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एज एज ऑफ ह्यूमन एडवांसेस, एज एडवांस होता है, ह्यूमन जो होता है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाता है? बिकॉज ये एंजाइम कम पड़ जाता है, कम हो जाता है। यस, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट लैक्टोज। ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं लैक्टोज को। क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकते? देखो, बूढ़े होते हैं जब हमारा एज इंक्रीज होता है, एज एडवांस होता है, तो जो मिल्क होते हैं, बूढ़े लोग मतलब आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी दूध पीते हैं क्या? तो नहीं पीते हैं, मतलब कम पीते हैं। या मैं ये सभी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ दादाजीज एंड नाना जीज एंड नानी जीज एंड दादी जीज कैन डाइजेस्ट इट, स्टिल डाइजेस्ट इट। यस सर, यस सर। लेकिन मैं कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। एज द एज ऑफ ह्यूमन एडवांसेस, ह्यूमन कैनॉट डाइजेस्ट, या सम कैनॉट, मैं लिखता हूँ सम कैन नॉट डाइजेस्ट लैक्टोज। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते? ये एंजाइम कम पड़ जाता है। इससे क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ आपने पेट में डाल ली है कोई भी चीज़ आपने पेट में रख ली है, लेकिन आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उसके साथ क्या होगा? नहीं समझा? अच्छा, आपने एक वड़ा पाव लाया, आपने उसको प्लास्टिक के बैग में रखा है, पार्सल लेके आए आप, है ना, या पिज़्ज़ा लेके आए, जो भी आपको, वड़ा पाव मेरा फेवरेट है तो ओके, पिज़्ज़ा, तुम लोग पिज़्ज़ा बॉयज़ एंड गर्ल्स हो तो पिज़्ज़ा का एग्जांपल हो। अगर आपने एक पिज़्ज़ा लेके आया डोमिनोज से और आपने उसको बिल्कुल नहीं खाया, 1 दिन तक, 2 दिन तक, अच्छा उसके बाद तो खाने लायक भी नहीं रहेगा, 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक आपने नहीं खाया, अब उसके साथ क्या होगा? वो सड़ जाएगा। सड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? फर्मेंटेशन। लैक्टोज के साथ भी ऐसा होगा। सपोज दादाजी ने दूध पी लिया, लेकिन दादाजी लैक्टेज प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं कर पा रहे, तो लैक्टोज पड़ा पड़ा क्या होगा? फर्मेंट होगा। अगर फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना, आप ऐसा समझ लो, सड़ना मतलब फर्मेंटेशन। कर लो तुम्हारा, सड़ने के प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। अचार बनाते वक्त भी सड़ाते हैं, ब्राउन ब्रेड बनाते वक्त सड़ाते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते वक्त भी सड़ाते हैं। सड़ना मतलब, है ना, समझ में आ गया ना? नाउ फोकस हियर कि hence cannot digest lactose and hence lactose get fermented आपके इंटेस्टाइन में। हाँ, hence lactose begin to ferment, begin to ferment, लैक्टोज बिगिन टू फर्मेंट, वो फर्मेंट होना चालू होता है, और जब ये चीज फर्मेंट होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा गैसेस एंड एसिड। सो इट विल प्रोड्यूस
एसिड्स प्रोड्यूस करेगा और गैसेस प्रोड्यूस करेगा, गैस होगा, पेट में गैस हो जाएगा। यस सर, इज दैट क्लियर? और जब गैस हो जाएगा तो और एसिड हो जाएगी तो बंदे को इंटेस्टाइनल क्रैम्प आ सकता है या डायरिया आ सकता है। डायरिया हम लोगों को क्यों होता है? अगर हम किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी बोलती है कि देखो हम सड़ा भी नहीं पा रहे हैं इसको, मतलब फर्मेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि ज़्यादा ले लिया है आपने, ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क पी लिया है, तो बॉडी बोलती है कि इसको बॉडी से निकाल दो, तो फिर लूज मोशन आना चालू होते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? दे विल बी लूज मोशन। लूज मोशन, लूज मोशन को बायोलॉजिकली हम बोलते हैं डायरिया। डायरिया इज नथिंग बट द लूज मोशन, इट्स नथिंग बट द डायरिया। यहाँ पे डायरिया होगा, देयर बी लूज मोशन, दैट इज कॉल्ड डायरिया, एंड देयर इज अ इंटेस्टाइनल क्रैम्प। इंटेस्टाइनल क्रैम्प क्या होगा? इंटेस्टाइनल क्रैम्प होगा। क्रैम्पिंग क्यों आती है? बिकॉज एसिड ज्यादा जमा हो गया। एसिड ज्यादा जमा होने से इंटेस्टाइन में एक अब क्रैम्पिंग मतलब दर्द होना चालू हो जाता है। अब दर्द, क्रैम्पिंग मतलब दर्द होना। कभी कभी पैर के मसल्स में क्रैम्पिंग आती है ना, वैसा ही क्रैम्पिंग अब इंटेस्टाइन के मसल्स में आएगा क्योंकि वहाँ पे एसिड ज़्यादा जमा हो गया है। यस सर, तो आपने ये देखा पूरा प्रोसेस? यस सर, ये जो पूरा बॉक्स है जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है ना, दिस इंटायर बॉक्स, ये जो इंटायर बॉक्स आपने अभी भी देखा हुआ है, इस फिनोमिनॉन को हम लोग, इस मेडिकल कंडीशन को हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? लैक्टोज इंटॉलरेंस। अच्छा, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सुनो ना, टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त करना, इनटॉलरेट करना मतलब नॉट एबल टू टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर पाना। समझ में आ रहा है? किसको बर्दाश्त नहीं कर पाना? लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर पाना। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाना? अरे लैक्टेज एंजाइम नहीं है। अरे क्यों नहीं है? क्योंकि एज हो गया। एज जैसे जैसे हो जाता है, एज जैसे जैसे देखो हो जाता है, लैक्टेज एंजाइम या तो नहीं या तो कम, या तो नहीं या तो कम हो जाता है। जैसे ही ये प्रोसेस हो जाता है, लैक्टोज जमा हो जाता है, सड़ जाता है, फर्मेंट हो जाता है, एसिड और गैसेस वहाँ पे आता है, मसल्स क्रैम्पिंग और डायरिया ये कॉज कर जाता है। इसी फिनोमिनॉन को तो हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कह जाता है। सवाल ये उठ जाता है कि कैसे ये ठीक हो पाता है? नहीं ठीक होता है। सॉल्यूशन नंबर 1, आप लैक्टेज एंजाइम के टॅबलेट खाइए। दूध पिला, दूध घेतला आणि दूध घेण्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे? लॅक्टेज एंजाइमचा टॅबलेट घ्यायचा आहे आणि ती च्यूइंग करायची आहे। चिंगम खाते ना, वैसे च्यू करना है आपको। नंबर 1 सॉल्यूशन है। यस, ये सबसे अपडेटेड सॉल्यूशन है। पुराने वक्त में, मतलब जब ये सॉल्यूशन नहीं आया था तो लोग क्या करते थे, उनके बारे में बात करते हैं। सो लोग क्या करते थे जरा देखते हैं हम लोग। लोगों ने स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। इसका ट्रीटमेंट ये है कि स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। अच्छा, इसमें ना आपको चाय भी पीना बंद कर देना पड़ेगा क्योंकि चाय में दूध है। क्या आपकी चाय में दूध है? तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस आ सकता है। यू अंडरस्टैंड? क्या आपके चाय में दूध है? क्या आप दूध वाली चाय पीते हैं? तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, मतलब आपको, मतलब ओल्ड एज में। यस सर। देन अब बोलेंगे कि यार दूध नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे और वो नहीं खाएंगे, तो खाएंगे क्या? आपको क्या क्या खाना है? अगर आपको दूध खाने का मन कर रहा है तो आप दूध को ना, दूध की दही कर दो। दूध की क्या कर दो? दूध की दही कर दो और दही खाओ। ईट कर्ड, ईट कर्ड। ये दर्द हो गया है, DURD इज दर्द, सो इसको हम कर्ड कर देते हैं। So this is nothing but the curd.
यस सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ कर्ड। यस सर। अच्छा, कर्ड में लैक्टोज नहीं रहेगा, कर्ड में लैक्टोज नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बैक्टीरिया जो दूध की दही करते हैं, जो बैक्टीरिया दूध की दही करते हैं उनको हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। वो उस दूध में पड़े हुए लैक्टोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप दही खाएंगे, है ना, अगर दादाजी दही खाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इट इज़ ऑलवेज बेटर, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ईट कर्ड रेदर देन ड्रिंक मिल्क बॉडी के लिए। एज द एज एडवांस होता है, दही का आपके डाइट में होना, वो भी आफ्टरनून में, हाँ, सर्दियों में कम कर देना दही। यस, 12 से 4 के बीच में दही खाने का बेस्ट टाइम होता है। यस, उससे पहले खाएंगे और उससे नाइट में खाएंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसका जो नेचर होता है दही का, वो ठंडा रहता है, कूल नेचर रहता है, बॉडी को सौम्य करता है, सॉफ्ट करता है, कूल करता है, अंदर से डर्मी कूल जैसा कूल करता है। डू यू अंडरस्टैंड? सो आप दही खाइए। दही में क्या होगा, लैक्टोज नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो लैक्टोज मेटाबोलाइज होके बैक्टीरिया ने वो डाइजेस्ट कर दिया हुआ बैक्टीरिया ने। और कर्ड जब आप खाएंगे तो उसमें विटामिन B12 बढ़ जाता है, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। और वो पार्शली डाइजेस्ट भी हो सकता है। कर्ड को डाइजेस्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन टू डाइजेस्ट दिस मिल्क इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। मिल्क का जो प्रोटीन है जिसको हम कैसीन बोलते हैं, आपको मालूम है कि दही में वो पैरा कैसीनेट के फॉर्म में पाया जाता है, तो वो डाइजेस्ट हो चुका है। सुपर्ब एक्सप्लेनेशन। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई है। तो अब तक हम लोगों ने सीखा हुआ है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का एक्शन यहाँ पे, फिर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम का एक्शन यहाँ पे, माल्टेज माल्टोज की, आइसोमाल्टेज आइसोमाल्टोज की, सुक्रेज सुक्रोज की, डेक्सट्रिनेज डेक्सट्रिन की, लैक्टेज लैक्टोज की, वाट लगाता है। और फाइनली हमने आज के लेक्चर में अभी तक लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब some people cannot tolerate the lactose, as they drink the lactose उनको डायरिया, लूज मोशन या उनको एसिडिटी बढ़ जाती है। ये क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, इसका क्या इलाज है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हमको बात करना है इंटेस्टाइनल लाइपेज और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब न्यूक्लियोटाइडेज या न्यूक्लियोसाइडेज के बारे में डिस्कस करना है। यस सर, सो हम आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। अब तक हम लोगों ने ये सीखा हुआ कि इंटेस्टाइनल जूस में किस तरीके से डाइजेशन होता है। हमने अब तक इंटेस्टाइनल जूस के 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात किया है। एक तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम और दूसरा होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज लाइपेज, एंड देयर इज अ न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज अभी भी बाकी है। तो अब तक हमने 8 रिएक्शन पढ़ लिए थे, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं रिएक्शन नंबर 9 के बारे में। रिएक्शन नंबर 9 में एग्जैक्टली होता क्या है, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि इंटेस्टाइनल का जो लाइपेज एंजाइम होता है वो ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इंटेस्टाइनल जूस का जो लाइपेज है वो ये काम 100% तरीके से पूरा नहीं कर सकता है। पैंक्रियाटिक जूस का जो लाइपेज है वो 100% तरीके से नहीं पूरा कर सकता है, इसलिए अब हमको इंटेस्टाइनल लाइपेज की भी जरूरत होगी। क्या करेगा एग्जैक्टली इंटेस्टाइनल लाइपेज, वो जरा सीखते हैं। सो डाई और मोनोग्लिसराइड, यस सर, in presence of enzyme called intestinal lipase. So we can write here the name of enzyme, intestinal lipase. Now diglyceride and monoglyceride will break the ester bond जो फैट में पाया जाता है, और ब्रेक करने के बाद वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड को बनाएंगे। So finally fatty acid and glycerol are going to be formed. Glycerol and fatty acids are exactly going to be formed. ये है रिएक्शन नंबर 9।
सो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं रिएक्शन नंबर, ये थर्ड कैटेगरी लाइपेज की कैटेगरी थी। अब न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने की कैटेगरी के यहाँ पे दो एंजाइम्स हैं, एक है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा है न्यूक्लियोसाइड। नहीं, एंजाइम का नाम हमेशा ASE से होगा, तो न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। वेरी गुड। सो रिएक्शन नंबर 10 होगा, देन रिएक्शन नंबर 11 होगा। सो हमने आपको टोटल 11 रिएक्शन यहाँ पे बता रहे हैं। रिएक्शन नंबर 10 में एग्जैक्टली क्या होता है, दे इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोटाइड है, एंड रिएक्शन नंबर 11 में न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड। आई थिंक कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। न्यूक्लियोटाइड भी डाइजेस्ट होगा और न्यूक्लियोसाइड भी डाइजेस्ट होगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी सी समरी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप साइड में हम सीख लेते हैं, इस चीज़ को हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, लेकिन हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे वो DNA हो या चाहे वो RNA हो, DNA हो चाहे RNA हो, दोनों को, DNA हो चाहे RNA हो, दोनों को हम प्यार से क्या बोलते हैं, दोनों को हम प्यार से वी ऑलवेज कॉल इट एज अ न्यूक्लिक एसिड, हम प्यार से उसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, है ना। सो वी कैन राइट हियर न्यूक्लिक एसिड। यस, वी कॉल इट एज अ न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड चाहे DNA का हो चाहे वो RNA का हो, वो किससे बना होता है? सो ये बना होता है हमेशा न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक एसिड को हम हमेशा बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। यस सर, अगर आपको कोई भी पूछे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है तो आपको जवाब देना है न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। यस सर, जैसे अमीनो एसिड यूनिट है प्रोटीन का, जैसे ग्लूकोज यूनिट है ग्लाइकोजन या स्टार्च का, बिल्कुल उसी तरीके से, एकदम सिंपल है। यस सर, ओके। सो न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बच्चों ये टाइड है, यस सर, टाइड है, न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये फिर से दो कंपोनेंट से बना होता है। पहला कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड और दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोसाइड। हम इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पे, फॉस्फोरिक एसिड एंड हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियोसाइड। सो वी राइट हियर न्यूक्लियोसाइड। ये आपको अपने नोट्स के साइड में लिखना है, क्योंकि इस पार्ट को समझाने के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक कौन करेगा? न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड में डाइजेस्ट कौन करेगा? तो ऐसा एंजाइम को हम न्यूक्लियोटाइडेज कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड विल बी डाइजेस्टेड बाय न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। समझ में आया? न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम वो एंजाइम कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड की वाट लगाता है। न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्ट होते ही फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। बात समझ में आता है? यस सर, इज दैट क्लियर? सुपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉस्फोरिक एसिड, प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड। ओके, सुपर। लेकिन स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये साइड है, हमेशा याद रखना, दिस इज साइड और ये है टाइड, है ना। टाइड के नीचे साइड है, साइड इज ऑलवेज इन दी साइड, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर साइड है, तो साइड इज ऑलवेज इन दी साइड, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर न्यूक्लियोटाइड। साइड हमेशा साइड में रहता है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड के अंदर रहता है। क्या आप समझ में? साइड हमेशा साइड में रहता है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड के अंदर रहता है। समझ में आया? ओके। सो ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है, इट इज अगेन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। ये फिर से दो कंपोनेंट से बना होता है ना, द वन एंड द सेकेंड।
एक को हम बोलते हैं पेंटोस शुगर और दूसरे को हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसका मतलब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम आएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूक्लियोसाइडेज। अब ये जो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम है ये क्या करेगा एग्जैक्टली ये बनाएगा पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो ये चार्ट था, ये एक्सप्लेनेशन था जो इस चीज को हेल्प करता है। अब हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। हमने कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनाता है, गैलेक्टोज बनाता है और फ्रुक्टोज बनाता है। 3 सिंपल शुगर बनते हैं। जब मिल्क कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज डाइजेस्ट होगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। जब सुक्रोज डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है। और जब माल्टोज डाइजेस्ट होता है तो फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज बनता है ना। तो प्रोटीन अमीनो एसिड में, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया है। जितना भी फैट है, ऑयल, बटर, चीज़ आपने खाया हुआ है वो सब कुछ कन्वर्ट हो गया है ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। और जितना भी न्यूक्लिक एसिड था डीएनए आरएनए वो कन्वर्ट हो गया है फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस में। इसी को तो हम कहते हैं डाइजेशन। यही है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसमें मैकेनिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। बॉडी की मशीन भी इन्वॉल्व होती है, आपके टीथ इन्वॉल्व होते हैं, स्टमक के स्ट्रॉन्ग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अल्कलाइन कंडीशन इन्वॉल्व होता है, एसिडिक कंडीशन इन्वॉल्व होता है। यस सर। तो आपको ये पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। लेकिन हम डाइजेशन क्यों करते हैं, आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हम डाइजेशन क्यों करते हैं। हम डाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि जो भी अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये जो भी सिंपल चीज़ें बनी है ना उसको हम ब्लड में एब्जॉर्ब कर सकें। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन, है ना। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में डिटेल में हम अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि ये जो भी सिंपल डाइजेस्टेड फूड हो गया है जो इंटेस्टाइन में बन चुका है उसको हम काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइल। तो हमको अब ये सीखना है कि यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स फूड अब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है उसको हम काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? काइल। सो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद जो भी चीज बनती है सब्सटेंसेस, उसको हम लोग बोलते हैं, वी ऑलवेज कॉल इट एज अ काइल। ये एक बॉक्स है जिसको हम काइल बोलते हैं। काइल के जैसा ही एक टर्म हमने सीखा हुआ था जो हमने स्टमक में सीखा हुआ था, जिसको हम बोलते हैं काइम। तो वक्त आ गया है कि काइम और काइल दोनों में क्या डिफरेंस है उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने काइम में कौन सी बातें पढ़ी हुई थी। सबसे पहली चीज, ये जो काइम होता है ये एक पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, स्टमक में बनता है और एसिडिक इन नेचर है। रिपीट करो, स्टमक में बनता है। यहाँ पे 100% डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड और इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड है। ये स्टमक में बनता है एंड इट इज़ एसिडिक इन नेचर। यस, और ये सेमी सॉलिड इन नेचर है। चलो लिख देते हैं। नंबर 1, इट इज़ सेमी सॉलिड।
पहली चीज है कि ये सेमी सॉलिड है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि इट इज फॉर्म्ड इन द स्टमक, इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड। तो आई राइट हियर पार्शियली, पार्शियली को आप इनकम्प्लीटली भी लिख सकते हैं, यस सर। सो इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड। देन नंबर 3, इट इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर है। नंबर 4, इट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन द स्टमक। ये डेफिनेशन पुराना है, ये हमने काइम में सीखा हुआ है, स्टमक के डाइजेशन में सीखा हुआ है। लास्ट में जो तीसरा वीडियो है, दूसरा वीडियो है लास्ट के, इस लेक्चर के एक लेक्चर वीडियो के पहले हमने सीखा हुआ है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब इसी काइम को यूज करके हम काइल को एक्सप्लेन करेंगे जी। ओके, अगर काइम सेमी सॉलिड है तो ये जो काइल होता है ये फ्लूइड इन नेचर है, इट इज लिक्विड इन नेचर। वेरी गुड, सुपर। सो नंबर 1 पॉइंट, इट इज लिक्विड। नंबर 2 पॉइंट है कि ये एक पार्शियली डाइजेस्टेड है, लेकिन ये इंटेस्टाइन में बनता है और इंटेस्टाइन में हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीटली हो गया है। सो आई वुड लाइक टू राइट हियर इट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। नंबर 3 पॉइंट, आपको मालूम है कि स्टमक में जो भी होगा वो एसिडिक होगा, लेकिन काइल इंटेस्टाइन में बनता है और इंटेस्टाइन में बिकॉज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, यहाँ पे पीएच अल्कलाइन होता है। सो आई वुड लाइक हियर इट इज अल्कलाइन इन नेचर। नंबर 4, ये स्टमक में बनता है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मेरे ख्याल से मुझे समझ में आ गया, इट्स सुपर्ब। यस सर, इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और आपको ये पूरा जो बॉक्स है, ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा पार्ट है, वो कवर हो गया है। यस सर, सो आई थिंक दिस बॉक्स इज ऑल्सो क्लियर। ये पॉइंट नंबर 11 के बाद आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 के बाद हमारी बारी आती है, 12 के बाद पॉइंट नंबर 13 के बारे में बात करेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 13 के बारे में हमको बात करना है कि जो भी डाइजेशन होता है वो डिओडिनम में हो जाता है एंड नाउ फूड का एब्जॉर्प्शन जेजुनम में और इलियम में होगा। यस सर, सो इन डिओडिनम food digested and now absorbed in the ileum and jejunum. DJI मालूम है ना, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। DJI स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कहलाता है, एक DJI। यस, इन डिओडिनम फूड इज डाइजेस्टेड एंड इन jejunum and ileum food will be absorbed. Yes sir, this is point number 13. Point number 14 में हम सीखेंगे फूड तो एब्जॉर्ब होगा, जिसको डाइजेस्ट होना था वो डाइजेस्ट हो गया, जिसको एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन अभी भी कुछ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड होंगे। कैसे होंगे? अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड होंगे। इसको हम फिसिस कहते हैं। फिसिस का मतलब होता है 2 नंबर। यस सर, सो पॉइंट नंबर 14, स्टिल अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड
unabsorbed, undigested and unabsorbed food is called feces. आई होप आपको दिखाई दे रहा है. यस, फेसिस का मतलब होता है दैट इज नथिंग बट द, जो भी चीज 2 नंबर में रिलीज की जाती है, जो भी चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसको हम स्टोर करके क्या करते हैं, तो हम 24 घंटे में एक बार या 2 बार हम उसको अपने बॉडी से निकाल देते हैं वाया एनस. एनस से इसी फीसिस को निकालने के प्रोसेस को हम डिफिकेशन बोलते हैं या इजेशन कहते हैं. यस सर. सो फीसिस, ये जो फीसिस होता है, ये निकालने से पहले इट विल बी टेम्परेरी स्टोर इन दी रेक्टम. लिखता हूं मैं, टेम्परेरी स्टोर इन रेक्टम. Rectum. They will be removed by the phenomenon called defecation. So point number 15 यहाँ पे feces will be removed, will be removed by defecation. क्या defecation? D is the removal, feces is the feces, removal of feces called defecation. defecation वो प्रोसेस देखो कहलाता है, fecal matter बॉडी से निकाल लिया जाता है. so removed by defecation के द्वारा ये रिमूव कर दिया जाता है. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. feces will be removed by defecation, है ना. ओके, सुपर. हमारे एलिमेंट्री कैनाल की जो भी एक्टिविटी होती है वो कौन कंट्रोल करता है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो डाइजेस्टिव एसिड का सिक्रेशन हो. आवर डाइजेस्टिव एक्टिविटी इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम. सो एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल सिस्टम एंड ये हमारे बॉडी में हर एक चीज़ को हेल्प करने के लिए या प्रोग्राम तरीके से रहने के लिए 2 सिस्टम है. एक को हम बोलते हैं न्यूरॉन वाला सिस्टम और एक तो है हार्मोन वाले सिस्टम. न्यूरॉन वाले सिस्टम को न्यूरल रेगुलेशन बोलते हैं और हार्मोन वाले सिस्टम को हम केमिकल रेगुलेशन बोलते हैं. नर्वस न्यूरल रेगुलेशन ये नाम का चैप्टर है जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21. आप इंडेक्स में देख सकते हैं एनसीईआरटी में. और केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला एक चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 22 है. इस यूनिट का आखिरी चैप्टर है और 11th के सिलेबस का भी वो आखिरी चैप्टर है. उसके बारे में हम जरूर सीखेंगे. यस सर. तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट नंबर 16. डाइजेस्टिव एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल सिस्टम. Control by neural and hormonal system. सभी बच्चे शांत रहेंगे यहाँ पे, है ना. न्यूरल एंड हार्मोनल रेगुलेशन. यस. सो जब हम न्यूरल रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं तो जब भी आप पॉइंट नंबर 17, हाँ, जब भी आप किसी फूड को देखते हो, देखिए खाना खाते वक्त आपको हमेशा मन शांत रखना चाहिए. टीवी चालू करके कभी भी गाना खाना नहीं करना चाहिए. टीवी चालू करके आप गाना खाना करेंगे तो आपका ध्यान खाने पे नहीं होगा. जैसा कि हम बायोलॉजिकली आपको कल्चर भी देते हैं. यहाँ पे आप देखिए बायोलॉजिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूरल एंड हार्मोनल रेगुलेशन इंपॉर्टेंट रहता है डाइजेस्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल करने में. अगर आप टीवी चालू करके खाना खा रहे हैं तो आपका ये जो न्यूरल और हार्मोनल रेगुलेशन है ये अच्छे से डेवलप नहीं होगा. तो रूल नंबर 1, खाना खाने से पहले आपका मन शांत होना चाहिए. रूल नंबर 2, घाई में आपको नहीं खाना है ना.
तो कैसे कैसे खाना है आप देख सकते हैं। आपको आपके खाने को साइड करना है, आपको पूछना है किचन में जाके आज खाने में क्या बना हुआ है। तो अगर मम्मी ने बोल दिया कि आज मटर पनीर बना हुआ है और मटर पनीर अगर आपका फेवरेट है, तो आप अब उसको देखोगे ना, पनीर ग्रीन ग्रीन सॉरी वाइट पनीर और ग्रीन ग्रीन मटर, तो आपको उसको देखने के बाद आप उसको स्मेल भी करेंगे। वाह 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 वाह, देखोगे, इसको हम साइड बोलते हैं। स्मेल करोगे, इसको हम महक, खुशबू। देन इफ यू कीप द फूड इन द ओरल कैविटी, प्लेसिंग फूड इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, प्लेसिंग साइड करना, स्मेल करना, प्लेसिंग द फूड इन दी ओरल कैविटी, अगर आपने ओरल कैविटी में प्लेस कर दिया हुआ है, यस सर, तो उसके बाद एग्जैक्टली क्या होगा, आपके बॉडी में किसका सिक्रीशन रिलीज हो जाएगा, देयर विल बी सलाइवा, सलाइवा का सिक्रीशन चालू हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन चालू हो जाएगा, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन चालू हो जाएगा। यस सर। सो ये जूसेस प्रॉपर क्वांटिटी में आएंगे नहीं अगर आप खाने को फील नहीं करोगे, शांत नहीं रहोगे, टीवी देखते हुए खाना खाओगे तो। डू अंडरस्टैंड? इसीलिए सलाइवेशन सफिशिएंट अमाउंट में हो, सलाइवेशन मुंह में पानी आना, ये नर्वस कंट्रोल में किया जाता है, ये एक ऑटोमेटिक फिनोमिनॉन होती है। यस सर। मतलब आप बोलते नहीं हो कि चलो स्टमक गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया जाए, सलाइवरी ग्लैंड अपना सलाइवा रिलीज किया जाए, ऐसा नहीं होता है। ये फूड के आप स्मेल करते हो, उसको माउथ में रखते हो, उसको देखते हो, तो ये आप में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। बहुत ही प्यारी फीलिंग है ये, है ना। तो सलाइवा होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है। इसके द्वारा, इसके अलावा देयर इज अ इनवॉलंटरी एक्टिविटी, यस सर, मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें ऑब्लिक मसल्स होते हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है, जो फूड को क्रश करते हैं, क्रश नहीं करते हैं, मतलब चर्निंग मूवमेंट करते हैं, मिक्सिंग मूवमेंट करते हैं। यस सर। सो मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये भी सारी चीजें होती हैं जो आपको सलाइवेट करने में हेल्प करते हैं, आपको सलाइवेट करने में आपकी मदद करते हैं। सलाइवा होगा, गैस्ट्रिक जूस आएगा और इंटेस्टाइनल जूस आएंगे, है ना। तो दिस विल डेवलप द गुड पॉजिटिव फीलिंग। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसा कि हमने बताया है यहाँ पे कि हार्मोनल रेगुलेशंस भी है। तो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ये आप चैप्टर नंबर जो 22 है ना, हार्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक या हार्मोन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उस टॉपिक के अंदर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में सीखेंगे। तो फिलहाल इसमें हार्मोन्स आते हैं, जैसे मैं पहला जो फर्स्ट डिस्कवर्ड में एक दो नाम ले लेता हूँ कुछ हार्मोन का। तो हार्मोन पॉइंट नंबर 18, राइट, पॉइंट नंबर 18 बात कर लेते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी रेगुलेट करते हैं। इस हार्मोन में हमारी बॉडी का जो सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है, जिसको हम बोलते हैं सिक्रेटिन। यस, सिक्रेटिन आता है, कोलिसिस्टोकाइनिन आता है, ड्यूकाइनिन आता है, एंटरोगेस्ट्रॉन आता है, यस, एंट्रोकाइनिन आता है। बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही हार्मोन बता रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे लिख के। हार्मोन के बारे में डिटेल में चीज़ें, मतलब एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसका जितना भी डिटेल है, ये डिटेल हम लोग सीखने वाले हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में, चैप्टर नंबर 22। यस सर। तो नो प्रॉब्लम। सिक्रेटिन क्यों लिखा मैंने? बिकॉज इट इज अ फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। यस, इट इज अ फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी डिटेलिंग है, काइल और काइम में डिफरेंस क्या है? डिओडिनम में डाइजेशन होगा, जेजुनम और इलियम में फूड एब्जॉर्ब होगा, अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब फूड फीसिस बनाएगा,
डिफिकेशन के प्रोसेस से हम उसको रेक्टम में स्टोर करेंगे और रेक्टम से बाहर निकाल देंगे। देन न्यूरल, ये जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का वो न्यूरल और हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। साइट फूड को देखना, ये एनसी में मेंशन किया हुआ है, साइट, स्मेल और प्लेसिंग द फूड इन द ओरल कैविटी, आपके जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये उनको निकाल देता है। सो आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का जो टॉपिक है लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको कवर करते हैं। अब एग्जैक्टली में हमको सीखना क्या है, अब हम लोग अगले लेक्चर में मूव ऑन करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अगले लेक्चर में हम फूड के एब्जॉर्प्शन के बारे में और एसिमिलेशन के बारे में बात करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो नंबर 25, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। जो भी बच्चा सबसे पहले नोट्स को लिख के सबमिट करेगा उसको मैं वेरी गुड बोलूँगा, और आप इसको उतारिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। इन केस आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये फॉर्मेलिटी है, ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, एंड लेक्चर नोट्स लिखना कभी ना भूलिए। ऐसा, दिस इज विजय मिश्रा शाइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।